हेलो बच्चों, इस वीडियो में अपन लोग करेंगे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स। बच्चों स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सॉल्व से। अपनी बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4.1 देखिए बच्चों। क्वेश्चन में आपको गिवन है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हैं 35 से और विंड फ्लो हो रही है विंड ब्लो हो रही है 12 की स्पीड से। यदि विंड ब्लो नहीं होती तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरती। विंड के चलने की वजह से अब ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो इधर जाकर के गिरेगी, यानी कि रेन ड्रॉप्स पर दो एफर्ट काम कर रहे हैं, दो वेलोसिटीज उनके ऊपर काम कर रही है। एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन और एक वेलोसिटी ऑफ विंड। दो वेलोसिटीज, दो एफर्ट रेन ड्रॉप्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का जब किसी चीज़ पर दो एफर्ट काम कर रहे होते हैं तो आप उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, v विंड और v रेन, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी एडिशन पता करना है आपको। कौन सा लॉ यूज़ किया अपन ने, पैरेललोग्राम लॉ। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं और ये इनका रिजल्टेंट है। R फॉर रिजल्टेंट ऑफ द टू वेलोसिटीज। इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, इनमें थीटा का वैल्यू कितना है 90, ठीक है। ये दोनों VW और VR के बीच में एंगल है 90 और A का रोल प्ले कर रहा है VW V विंड और B का रोल प्ले कर रहा है V रेन। वैल्यू पुट के आंसर आ जाएगा। आपको एंगल भी कैलकुलेट करना है और ये एक अंडरस्टूड बात है, हमेशा याद रखो कि आपका आंसर जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हो आप उसके डायरेक्शन यानी कि एंगल या कुछ भी तरह से आपके डायरेक्शन में जरूर बता के आया करें। सपोज ये एंगल थीटा है तो इसके सामने कौन है, परपेंडिकुलर VW। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो भी कुछ आ गया वो वैल्यू आया स्मॉल है। यदि ये वो वैल्यू स्मॉल है, बाई चांस ये एक इस पर्टिकुलर केस में ये वैल्यू स्मॉल है, तो जब एंगल स्मॉल होता है, वैल्यू स्मॉल होता है, तो tan थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा का वैल्यू आपने ये पुट कर दिया, लेकिन ये वैल्यू याद रखो रेडियन में होता है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है, ओके। क्वेश्चन के अंदर आप देखिए ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है, ये पहली बात तो एक और चीज देखें, जो अम्ब्रेला है वो किस तरफ होल्ड किया करते हैं, जिधर से बारिश आ रही है उसके अपोजिट अपने को अम्ब्रेला होल्ड करना है। अम्ब्रेला के स्टिक जो बारिश के जो ड्रॉप्स हैं उसके अपोजिट होल्ड करना है, तो अम्ब्रेला को इस तरफ होल्ड करना है। यानी किस तरफ होल्ड करना है, वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा डिग्री पे होल्ड करना है, और यही थीटा आपको क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन 4.2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन में गिवन है एक बोट है जो नॉर्थ के डायरेक्शन जा रही है। ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, और वाटर करंट उसकी डायरेक्शन है, यानी कि पानी इधर बह रहा है। इधर बोट अपना एफर्ट कर रही है। बोट का जो इंजन है वो बोट को इधर एफर्ट कर रहा है नॉर्थ की तरफ, और पानी जो है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, वाटर करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन में एंगल 60 डिग्री गिवन है। इन दोनों का रिजल्टेंट पता करना है, यानी कि बोट नाम की बॉडी के ऊपर दो एफर्ट काम कर रहे हैं। एक तो उसका इंजन इधर ले जाना चाहता है, वाटर करंट इधर ले जाना चाहती है। रिजल्टेंट दोनों का एफर्ट होगा रिजल्टेंट, यानी कि दोनों का सम। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है इसमें a² + b² + 2ab cos थीटा में a और b वेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये इनकी वैल्यू गिवन है, आप इसमें वैल्यू पुट करके और आंसर निकालिए। एंगल भी पता करना है, tan अल्फा। देखो अपना जो थ्योरी का टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये अपना पैरेललोग्राम लॉ है, उसका ये जो अल्फा एंगल है इसका फॉर्मूला ये है। इसमें बड़ी काम की बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल अल्फा कौन से दो वेक्टर्स के बीच में है, R और A के बीच में एंगल है अल्फा। यानी कि वेक्टर ए का रोल प्ले कौन करेगा,
आपने सपोज ये एंगल पता करना है, अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, VB और R के बीच का एंगल है अल्फा। तो मतलब है कि ये वेक्टर है, उसको आप वेक्टर A का रोल प्ले करवाओगे, इसमें मनमर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपको ये एंगल पता करना है, यदि, और जो करेंगे अपन लोग ये वाला एंगल पता कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं अल्फा देता हूँ। तो ये अल्फा है VB और R के बीच का एंगल, और इस डायग्राम के हिसाब से अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, यानी कि A वेक्टर A का रोल प्ले कर रहा है अपने इस क्वेश्चन में VB। तो यहाँ पे आपको वेक्टर A की जगह VB रखना है, और बच गया जो वेक्टर B उसकी जगह VC पुट करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर VB, VC और थीटा का वैल्यू पुट करके आप tan अल्फा फाइंड आउट कर लो, और tan अल्फा से अपन लोग अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4.3 है, इट इज रिटन बाय मिस्टेक। क्वेश्चन 4.4 देखिए, मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। आपको इसमें एक बॉडी का, एक पार्टिकल का पोजीशन गिवन है, I, J और K इसके फॉर्म में जब कोई वैल्यू गिवन होता है तो आप समझ जाओ कि ये x डायरेक्शन में कंपोनेंट है पोजीशन का, यानी x कोऑर्डिनेट 3t, y कोऑर्डिनेट यानी y डायरेक्शन में पोजीशन है 2t स्क्वायर, और ये 5, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट है। आपको वेलोसिटी पता करना है, वेलोसिटी होता है dr/dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंशिएशन करना है आपको। डिफरेंशिएशन किया, 3 कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया, I कैप ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, ये भी एज इट इज आ गया। t का डिफरेंशिएशन होता है 1, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, ठीक है, और 5 के कांस्टेंट है पूरा ही, जब पूरा ही कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ऐसे करके वेलोसिटी आ गया। फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, 3i कैप इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, और t का डिफरेंशिएशन 1, और 4 और j मल्टीप्लाई में है, एज इट इज मल्टीप्लाइड रहेंगे। इसका फाइनल वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन का 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसके एक्सप्रेशन में j कैप आ रहा है, का मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं। आपको क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये पूछा है कि t = 1 सेकंड पे वेलोसिटी पता करो, t = 1 पुट करना है आपको। इस v के एक्सप्रेशन में t का वैल्यू 1 पुट कर दिया आप, तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। ये तो वेलोसिटी का वैल्यू आया वेक्टर फॉर्म में, आपको इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और tan थीटा कैलकुलेट करना है। tan मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √ax² + ay² + az², और tan थीटा का फॉर्मूला होता है ay/ax। ay की जगह 4 है, ax की जगह 3 है, ठीक है। ऐसा करके आपकी ये वैल्यूज आ गई। बच्चों क्वेश्चन देखिए 4.5, इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है। इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है और काम का, जो शायद आप पहली बार देख रहे हो। वो क्या कि एक तो मैं इसको R बोल रहा हूँ, फंडामेंटली आप बोलोगे तो क्या गड़बड़ कर रहे हो, गलत है, ठीक है। लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है, वो ये कि वैसे तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और मैं तो R कौन है, पोजीशन है, ठीक है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम होते हैं? लेकिन आपको कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन तो डिफरेंट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन। तो अब ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू R फाइनल माइनस R इनिशियल होता है, लेकिन
क्वेश्चन में एक चीज गिवन है लैंग्वेज में कि इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पर है और ओरिजिन पर पोजीशन 0 होती है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 0 गिवन है, तो जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन कौन, प्रेजेंट पोजीशन, वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। इसलिए यहाँ आना तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अपन ने पोजीशन लिख दिया, ठीक है ना। प्रेजेंट पोजीशन यानी कि टाइम t पर जो पोजीशन है वो है ये, तो ये फॉर्मूला बन गया। एक और चीज, यहाँ पे अपन लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, इसलिए अपन ने यहाँ वेक्टर लगा दिया। इसके बाद में जो गिवन डेटा है उसका वैल्यू पुट कर दिया और इसका ब्रैकेट ओपन करके और आई कैप वाले क्वांटिटीज को एक ब्रैकेट में और जे कैप वाले को साइड में। अब इस आर एक्सप्रेशन का ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऐसा होता है, इसमें आप कंपैरिजन करो कि x की जगह ये कौन है और y की जगह कौन। x का वैल्यू है 5t प्लस 3/2t² और y की जगह पर जो j कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है वो y है और जो i कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है वो x है। x का मतलब x डायरेक्शन में पोजीशन यानी कि x कोऑर्डिनेट, y का मतलब है y डायरेक्शन में पोजीशन मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि यदि x डायरेक्शन में जो पोजीशन है x कोऑर्डिनेट यदि 84 हो तो y का वैल्यू कितना होगा। तो आप पहले तो x का वैल्यू गिवन है 84 पुट कर दो, t का वैल्यू निकाल लिया, ये इस तरह से फैक्टर करके t का वैल्यू निकाल लिया, t का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। t के दो वैल्यू आएंगे, एक 6 और एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, उस नेगेटिव वैल्यू को अपन लोग डिस्कार्ड कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। t का वैल्यू आ गया 6, ये t का वैल्यू आपने y के एक्सप्रेशन में पुट किया, फाइनली आपके पास में y का वैल्यू आ गया 36 मीटर। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dr/dt और ये डिफरेंशिएशन किया अपन ने, t का डिफरेंशिएशन 1t² का डिफरेंशिएशन 2t और अगेन t² का 2t, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। इसमें t का वैल्यू 6 पुट करना है आपको, क्योंकि सेम इंस्टेंट पे पूछ रहा है कि जिस इंस्टेंट पर ऐसा वैसे इसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का वैल्यू पता करना है अपना, ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसका आपको मैग्नीट्यूड पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड पता करो। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल 4.6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये गिवन है कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स रेन ड्रॉप्स फॉल हो रही है और एक वुमन है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, हॉरिजॉन्टल रोड पे वेस्ट की तरफ जा रही है, उसके पास अम्ब्रेला है, ठीक है। तो बारिश के जो ड्रॉप्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप हो रही फॉल हो रही है और वुमन हॉरिजॉन्टली वेस्ट की तरफ जा रही है। और क्वेश्चन के अंदर बोला है कि वुमन को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि वुमन अपना अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखेगी, जिधर से उसको बारिश आती हुई फील हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन। अम्ब्रेला जो है हमेशा बारिश के अपोजिट रखा जाता है। बारिश के ड्रॉप्स इधर से आ रही है तो अम्ब्रेला को उसके अपोजिट ही रखना पड़ेगा। आपको पता क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी बात। आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑब्जर्व्ड बाय वुमन। वुमन जब ऑब्जर्व कर रही है रेन ड्रॉप्स को, तो उसको वो रेन ड्रॉप्स कौन सी डायरेक्शन से आते हुए फील हो रही है, आपको ये पता करना है, जिसको अपन लोग अपने इस टॉपिक की लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू वुमन, जिसका फॉर्मूला होता है VR माइनस VW, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है वो उसका वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा, उसका वेलोसिटी पीछे आएगा। जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन है, वुमन, ठीक है, जो कि रेन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व कर रही है।
लेकिन अपन लोग फंडामेंटली बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन तो आपको अपने को आता नहीं है, अपने पास तो फंडामेंटली केवल एडिशन का रूल है। ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो अपने पास में एडिशन के हैं, तो अपन ने इस सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर लिया, क्या करके माइनस साइन इसको दे दिया, यानी कि VW का नेगेटिव, VW इधर है, माइनस VW को आपने क्रिएट किया, VW के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस VW होगा। अब क्या करना है आपको, VR और माइनस VW को, VR और माइनस VW को आपको क्या करना है, ऐड करना है। कौन सा लॉ यूज किया इन दोनों को ऐड करने के लिए, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो आपका ये जो वेक्टर आया ये कौन है, ये VR और माइनस VW का एडिशन है, यानी कि जिसको बोल रहे हैं अपन लोग VRM। मतलब ये कि वुमन को इस डायरेक्शन से रेन ड्रॉप्स आती हुई ऑब्जर्व होंगी, फील होंगी, तो उसके अगेंस्ट अपना अम्ब्रेला होल्ड करेगी। वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा डिग्री पर ये अपना अम्ब्रेला होल्ड करेगी, ये थीटा तो ये भी थीटा। इस थीटा को देखते हुए इसके अपोजिट साइड VW, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इससे tan थीटा का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर आप इसके माइनस साइन को देख करके मत सोचो, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं पुट किया। यहाँ पे अपन लोग दोनों का मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में साइन नहीं होता, ठीक है। कैलकुलेशन में अपन लोग सेम कैलकुलेशन, एक और क्वेश्चन था उसमें पहले आ चुकी है, तो सेम टू सेम ये सॉल्व हो जाएगा। पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पहले जो क्वेश्चन था वो और ये सेम है, इन दोनों में डिफरेंस भी ऑब्जर्व करिए, नोटिस करें। एक बात, एक लॉजिक की बात नोट करें बच्चों। देखो मैंने क्या लिखा है कि जब एक बॉडी पे या एक पॉइंट पे, किसी एक बॉडी या किसी एक पॉइंट पर दो एफर्ट या दो से ज़्यादा भी, दो या दो से ज़्यादा एफर्ट अप्लाई हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। जैसे एक फ्लैग है, उसके ऊपर दो तरफ से एयर चल रही है, या एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसके ऊपर दो एफर्ट है, एक तो विंड का और एक उसके खुद के इंजन का एफर्ट। एक बोट रेस कर रही है वाटर में और करंट भी फ्लो हो रही है, पानी भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। या एक बेल्ट है, उसके ऊपर एक बंदा भाग रहा है और बेल्ट खुद भी मूव कर रहा है। एक तो उसका खुद के मस्कुलर पावर का एफर्ट और दूसरा बेल्ट खुद चल रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो एफर्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। दो वेलोसिटीज या दो फोर्सेस या दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे या एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका टोटल एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए आप उनको ऐड करोगे, जिसको बोलते हैं अपन लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। मोस्टली रिजल्टेंट एडिशन के रिजल्ट को बोलते हैं। और दूसरी तरफ जब एक ऑब्जर्वर बॉडी दूसरे बॉडी के रिलेटिवली वो ऑब्जर्व कर रही है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, उसके मोशन को फील कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो उसको किस डायरेक्शन में चलते हुए फील होगी, एक्सपीरियंस होगी, उसको क्या लगेगा। एक ऑब्जर्वर है, दूसरे बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तब आप रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो। और आपको मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी के कैलकुलेशन में आपको क्या करना होता है, सबट्रैक्शन करना होता है। तो जब ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी सबट्रैक्शन, और जब एक ही बॉडी पर दो वेलोसिटीज का या दो फोर्सेस का एफर्ट एक्ट कर रहा है तो एडिशन करते हैं। क्वेश्चन 4.8 बच्चों, इससे रिलेटेड टॉपिक थ्योरी में भी देखो, अपन लोग इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। मोस्टली एक हाइट पे जाकर के आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉडी को थ्रो किया है यू वेलोसिटी से, तो थ्रो किया उस टाइम में डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, यू इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है।
तो उसके बाद में ये इस पाथ से होता हुआ यहाँ आकर के गिरेगा। h हाइट है, x डायरेक्शन अपन ने एज्यूम किया इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड एज्यूम किया है। ये अपनी चॉइस है कि अपन लोग डायरेक्शंस किधर भी एज्यूम कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायरेक्शन तो हमेशा ही डाउनवर्ड होती है, ठीक है। u और x के बीच में एंगल कितना है 0, तो ux का वैल्यू हो गया u cos 0। थीटा कितना है 0, थीटा का मतलब x डायरेक्शन और u के बीच में एंगल। uy इक्वल टू होता है u cos थीटा, थीटा किस किस के बीच में एंगल, y डायरेक्शन और u, y डायरेक्शन और u के बीच में एंगल कितना है 90, तो यहाँ पर 90 आ गया। x डायरेक्शन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है, ये तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, और x डायरेक्शन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है 90, तो यहाँ पर 90 आ गया। और y डायरेक्शन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है 0, तो यहाँ 0 आ गया, यानी कंपोनेंट तो एक ही है, ठीक है। a इक्वल टू a cos थीटा, यानी द कंपोनेंट तो एक ही है, यहां मैं लिख देता हूं कंपोनेंट a cos थीटा। वेक्टर a जिसके कंपोनेंट पता करने हैं वो u हो सकता है या g हो सकता है, पर एंगल हमेशा cos थीटा आएगा, जो भी एंगल होगा वो आ जाएगा, कभी 0 है जिसका 90 हो 0। ओके, ये डेटा आपका तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि आपको y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है h, यानी कि इस क्लिफ की हाइट है, पहाड़ी की हाइट है। sy का वैल्यू है h, uy का वैल्यू 0, ये पुट कर दिया, ay का वैल्यू g, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया x डायरेक्शन में, तो vx का वैल्यू आ गया, वेलोसिटी का x, ये v कौन है, ये vx और vy कौन है, ये इस पॉइंट के वेलोसिटीज है एंड ऑफ द जर्नी। इस पॉइंट पर आप vx और vy फाइंड आउट कर लो, उन दोनों का रिजल्टेंट पता कर लेंगे। ये दोनों कंपोनेंट हैं किसके, फाइनल वेलोसिटी v की। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है v, उस वेलोसिटी वेक्टर के ये दोनों के दोनों कंपोनेंट है vx और vy। कंपोनेंट से आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन 4.9 में प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u का वैल्यू गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा का वैल्यू गिवन है, और आपको पूछा है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का वैल्यू पूछा है। इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4.10 देखिए, क्वेश्चन में गिवन है 7 रिवॉल्यूशन करने में 100 सेकंड लग रहे हैं, तो 1 रिवॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा 100/7, और ये 1 रिवॉल्यूशन का टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ गया ओमेगा। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम, द एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर इट। यदि वो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को करने का टाइम होता है कैपिटल T, और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को में कितना एंगल कवर हो जाता है 2π, तो ओमेगा का फॉर्मूला बन गया 2π अपॉन कैपिटल T। T का वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा। ओमेगा है एंगुलर स्पीड, और आपको क्वेश्चन में पूछा है लीनियर स्पीड, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड वाली स्पीड, तो इनमें ये रिलेशन होता है। इसमें ओमेगा का वैल्यू ऊपर से आ जाएगा, और रेडियस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ए का वैल्यू या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, या v² r फॉर्मूला से निकाल लो। ये
एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन है? सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। क्वेश्चन में एक सेकेंडरी पार्ट है कि क्या इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, लेकिन नहीं। इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इसीलिए तो इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब है टुवर्ड सेंटर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, जो कि चेंज होता जा रहा है, बार बार ऐसे करके चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब करेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस 4.1, 4.2, 4.3। इन क्वेश्चंस में आपको स्केलर और वेक्टर के एग्जांपल्स पता होना चाहिए। उसमें कुछ पे अपन लोग बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम स्केलर, मास स्केलर, स्पीड स्केलर, एक्सेलरेशन वेक्टर, डेंसिटी स्केलर, नंबर ऑफ मोल्स ये भी स्केलर है, जस्ट इट इज अ नंबर, वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनमें थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सी जगह पर उसको यूज़ कर रहे हैं। एक घूमती हुई बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी को कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को आप ज़बरदस्ती एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो तो वो तो फ्रीक्वेंसी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑसिलेशन वाले चैप्टर के अंदर जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हो जिसका एंगुलर वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कहाँ पे? ऑल्टरनेटिंग करंट में और वेव्स में और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। वो जस्ट फ्रीक्वेंसी का 2π टाइम्स होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी बेशक वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, और वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फोर्स ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, वर्क स्केलर है, करंट भी स्केलर है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। भले ही आपको ये 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब के सब एक्चुअली इसका पूरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों के तीनों इंटेंसिटीज ऑफ फील्ड्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो चाहे एवरेज हो, वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पाथ पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। मैग्नेटिक मोमेंट भले ही ये 12th में आएगा, लेकिन याद रखो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये दो वेलोसिटीज का डिफरेंस होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेक्टर्स का डिफरेंस, वेक्टर का एडिशन, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सा रहता है। प्रेशर को ऐसा लगता है कि वेक्टर है, लेकिन प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता। एक्चुअली प्रेशर तो चारों तरफ होता है, किसी भी फ्लूइड में, लिक्विड में या गैस में प्रेशर जो होता है वो अनडायरेक्शनल होता है, यानी कि चारों तरफ होता है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रेशर होता है ऐसा कभी नहीं होता, प्रेशर चारों तरफ होता है। इसलिए ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। इम्पल्स, ऑब्वियसली इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर है, पावर स्केलर है, एंड पाथ लेंथ जिसको अपन लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं, पाथ लेंथ इट इज ए स्केलर। एनर्जी, वर्क दोनों ही स्केलर हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगेन स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जस्ट इट इज ए नंबर, ये तो स्केलर है और यूनिटलेस भी है। चार्ज का तो
चार्ज पे साइन होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, ये भी स्केलर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कई बार अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट में तो डायरेक्शन की बात होती है, लेकिन ये वेक्टर्स जैसी डायरेक्शन नहीं है। वो वायर में इस तरफ करंट फ्लो हो रही है या उस तरफ करंट फ्लो हो रही है, दो ही डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वो वेक्टर वाली डायरेक्शन है, वो ये वाली डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये बात है। इसके अंदर एक और क्वांटिटी इंक्लूड करनी चाहिए थी बच्चों, जिसमें डिस्कशन है, जिसमें कंफ्यूजन है कि एरिया। तो बच्चों जब भी एरिया किसी सरफेस से, किसी सेक्शन से कोई चीज़ पास हो रही हो, जैसे करंट फ्लो हो रही है, उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ग्रेविटेशनल फ्लक्स किसी सरफेस में से पास हो रहे हैं, तो उस फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए जब आप एरिया यूज करते हो, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो जो करंट की कैलकुलेशन करते हैं या फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तब जो एरिया यूज करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। लेकिन सिंपली आप एक ग्राउंड का एरिया पता लगा रहे हो, एक दीवार का एरिया पता लगा रहे हो, वो उसके अंदर वेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4.4, इसके अंदर आपको पूछा है कि स्केलर और स्केलर का आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, स्केलर और स्केलर ऐड कर रहे हो, क्या ये मीनिंगफुल है? तो आप एग्जांपल ढूंढ लो कोई ऐसा होता हो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस लेंथ, पेरीमीटर कैलकुलेट करने में अपन लोग स्केलर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। यदि वो डायमेंशनली एडिटिव हैं तो फिर स्केलर और स्केलर को ऐड करने में और स्केलर को सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, यदि वो डायमेंशनली उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलाउड है तो, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल है। एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी सेम डायमेंशन की, उनको ऐड करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कभी भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन का कोई मीनिंग नहीं है। एक के पास डायरेक्शन है, दूसरे के पास डायरेक्शन नहीं है, तो फिर रिजल्ट जो आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्केलर प्लस वेक्टर, स्केलर प्लस वेक्टर इज नथिंग, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले चलते हैं। स्केलर स्केलर को मल्टीप्लाई होते सुना है क्या खूब, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मास, ठीक है ना। तो स्केलर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ पॉसिबल है स्केलर स्केलर, पर स्केलर और वेक्टर का एडिशन मीनिंगफुल नहीं है। स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, एग्जांपल मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, बड़े आराम से एडिशन इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से 12th तक आपको खूब सारे एग्जांपल मिलेंगे स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर के, बहुत सारे एग्जांपल्स। वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन, तो अगेन वेक्टर प्लस वेक्टर के लिए भी मैं बोलूंगा वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर, इन दोनों के लिए बोलूंगा मैं कि यदि उनका डायमेंशनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलाउड है तो वेलकम, आप उनको ऐड कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, ये तो दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो बिल्कुल अलाउड है, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्मूले में डिपेंड करेगा कि वो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है दो डिफरेंट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन बेशक आराम से अलाउड है। लेकिन ये दोनों वेक्टर्स जो है, ये दोनों वेक्टर्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अलाउड नहीं है, ठीक है। एडिशन तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही हुआ करता है। वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर नहीं हुआ करता, उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का डिवीजन होता है। और कम से कम इतना तो पक्का है कि डिनोमिनेटर वाला जो वेक्टर है
वो तो पक्का मैग्नीट्यूड ही होना ज़रूरी है। तो जब भी आपको वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर करना हो, उनके मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, इनके मैग्नीट्यूड्स को अपन लोग डिवाइड करते हैं तो प्रेशर आता है। और मोस्टली वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर जो है वो मोस्टली स्केलर क्वांटिटी ही आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स हैं, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। बिल्कुल ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब है जो भी, जैसे आप कहते हो कि वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को हटा करके जो कुछ भी बच गया उसमें डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड के पास डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन सेपरेट है। तो मैग्नीट्यूड अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो स्केलर होते हैं। बिल्कुल नहीं, वेक्टर इक्वल टू कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो भी वेक्टर ही होंगे, ठीक है। ये तो उसके टुकड़े तो हैं, तो इसमें ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पाथ लेंथ। ऑप्शन सी जो है उसके अंदर इस तरह से समझो, सपोज एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। कर्व पाथ में चल के जा रही है, तो इस पाथ की जो लेंथ है वो डिस्टेंस है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले जो स्ट्रेट लाइन है, जो डॉटेड लाइन से शो किया है, उसके को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर है, ये बात। तो क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड जो है उसको फॉल्स बना रहा है, ऑलवेज, ठीक है ना, इट इज़ नॉट ऑलवेज। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो भी इसी से रिलेटेड है कि बच्चों इसके अंदर अपन लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो ये दोनों इक्वल आएंगे। ये कौन है, v एवरेज, और ये है कौन, ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये एवरेज स्पीड है। दोनों इक्वल होंगे कब, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है विदाउट रिटर्न, वापस लौटे बगैर यदि आगे जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होते हैं। लेकिन कर्व्ड पाथ में जा रही है, इसमें भी आप टाइम टेकन दोनों के लिए सेम है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों की कैलकुलेशन में टाइम टेकन सेम है। तो टाइम दोनों की तरफ डिवाइड किया मैंने। ये क्या है, एवरेज स्पीड, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। यहां पर तो एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा ही होती है एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। इक्वल हो सकती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कभी ग्रेटर नहीं हो सकती एवरेज स्पीड से। तो ये स्टेटमेंट है, उसको और ध्यान से पढ़ लो, और ये करेक्ट है। ये बोल रहा है कि या तो एवरेज स्पीड इक्वल हो सकती है या ग्रेटर होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। क्वेश्चन 4.5 का ई ऑप्शन है बच्चों, देखिए ये आपके सामने ट्रायंगल लो है। वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू आर, ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है और वेक्टर आर का ऑर्डर ऑपोजिट है। ट्रायंगल लो बड़े आराम से समझते हो आप। इस आर को मैं इधर ले आया, माइनस आर,
माइनस आर, यहाँ पे माइनस आर कैसे फॉर्म करेंगे, आर के डायरेक्शन को आप कर दो रिवर्स, दिस विल बी माइनस आर, ठीक है, आर वेक्टर का अपोजिट माइनस आर। माइनस आर को मैंने बोला सी, और अब मैं बात कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को मैं अब ऐसे बोल रहा हूं कि इफ 3 वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, 3 vectors are making a closed triangle, then their sum will be 0, और ये 0 भी एक नल वेक्टर, एक वेक्टर होगा जिसको नल वेक्टर बोलते हैं, 0 वेक्टर, ठीक है। 3 वेक्टर्स एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो वो जो है उनका वेक्टर सम 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे बात। और ट्राइंगल जो है हमेशा एक ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं वो पक्का हमेशा हमेशा कोप्लेनर होंगी, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है द 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन द प्लेन, 3 वेक्टर्स एक प्लेन में ही लाई नहीं कर रहे तो वो ट्राइंगल तो फॉर्म कर ही नहीं सकते, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ठीक है। मतलब एक 3 वेक्टर्स को ऐड होकर के नल वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि उनका जो साइड्स हैं वो ट्रायंगल फॉर्म करें, और ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में ही लाई नहीं कर रहे, तो प्लेन में लाई नहीं कर रहे तो ट्रायंगल तो कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल होने के लिए कोप्लेनर होना जरूरी है तीनों वेक्टर्स का। इस वाले क्वेश्चन को अपन लोग एक छोटा सा एक्सटेंशन दे सकते हैं, सपोज ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। देखिए एक क्लोज ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे ए बी सी डी, लेकिन ये तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक क्लोज ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है, हेक्सागन है, कोई भी है, ठीक है। लेकिन ये कोप्लेनर होना जरूरी नहीं है, और मैंने खुद जानबूझ करके इनको ऊपर उठाया, ये कोप्लेनर नहीं है। बोर्ड के प्लेन में ए और बी तो बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन सी और डी बोर्ड के प्लेन से बाहर है। तो मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन पक्का वो एक इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि ये चारों मिलकर के एक क्लोज ज्योमेट्री तो फॉर्म कर रहे हैं, इक्वल टू 0 है तो। लेकिन यदि वो 3 हैं और एक इक्वल टू 0 हो रहा है, तो वो जो ट्राइंगल है वो तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं, वो कोप्लेनर भी होंगे। लेकिन यदि 3 से ज़्यादा हैं, 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, और उनका सम 0 हो रहा है, तो वो एक क्लोज ज्योमेट्री तो फॉर्म करेंगे, लेकिन उन वेक्टर्स का कोप्लेनर होना जरूरी नहीं है। बच्चों, क्वेश्चन 4.6a, इसके प्रूफ के लिए एक लॉजिक यूज कर रहा हूं मैं। पहले वो लॉजिक को समझो, लॉजिक एक्सेप्ट करें कि आपको ये प्रूव करना है, लेकिन मैं तो इसको गिवन मान करके और लेके चल रहा हूं, और आपने एक ट्रुथ को प्रूव कर दिया। ट्रुथ क्या है? cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, विच इज ट्रू। तो आप जिस भी स्टेटमेंट को लेके चले थे और आपने प्रूव कर दिया एक ट्रुथ का मतलब ये वेरी फर्स्ट लाइन भी ट्रू है। कैसे किया? ये आपको गिवन है, दोनों तरफ इसका वैल्यू पुट किया, रिजल्टेंट का वैल्यू ए और बी दोनों के रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, ठीक है। इधर का स्क्वायर रूट तो हट गया और उधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व किया, cos थीटा का वैल्यू आ गया लेस देन 1, इक्वल एंड लेस देन 1, जो कि बिल्कुल सही बात है।
कि होता है कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, 1 से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो आपने इससे जो है ये प्रूव कर दिया, ये ट्रू है तो ये भी हो गया ट्रू, ठीक है। सिमिलरली आप 4.6b देखिए, जो गिवन है उसको लेके चल रहे हैं और आपने ये प्रूव कर दिया कि cos थीटा का वैल्यू -1 से ग्रेटर होता है, इक्वल या ग्रेटर होता है, ठीक है। यानी ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए कि cos थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है, -1 से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो cos थीटा का वैल्यू हमेशा +1 से नीचे और -1 से ऊपर होता है cos थीटा का वैल्यू, तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। 4.6 अगेन इसको आप रीड आउट करिए, सेम टू सेम ये भी हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ माइनस होगा तब इनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप नोट्स में देखिए ध्यान से। यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। ये नोट्स के थ्योरी पार्ट में जाकर के देखिए, यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। ओरिजिनली यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा होता है, उस वजह से यहाँ माइनस आ जाता है, तो वो तो आपको थ्योरी के टॉपिक में जाके देखना पड़ेगा डिटेल में। और फिर आप इसको सॉल्व किया तो ये एक ट्रुथ आपका प्रूव हो गया, अगेन ये भी ट्रू है। बच्चों 4.6 डी वाले इनइक्वलिटी को आप प्रूव करने के लिए मैं -b को रिप्लेस कर देता हूँ प्लस से। -b का वैल्यू सपोज +c लेट कर लेते हैं, तो यहाँ -b की जगह आ जाएगा +c। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, -b का मैग्नीट्यूड और +c का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ये माइनस साइन मैग्नीट्यूड से बाहर है तो ये मेंटेन रहेगा, लेकिन ये माइनस साइन मैग्नीट्यूड के अंदर है तो आप इसको प्लस बना सकते हो। अब आपका b की जगह c आ गया, ठीक है। और इससे क्या प्रूव हो रहा है, और ये प्लस और उससे प्रूव हो रहा है कि cos थीटा ग्रेटर देन -1। तो एक छोटी सी चालाकी अपन ने करी है इसके अंदर कि -b वेक्टर को आपने c एज्यूम कर लिया, तो ये तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये माइनस साइन तो मैग्नीट्यूड के आउटसाइड है, ये माइनस साइन मेंटेन रहा, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और वेक्टर c का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में साइन नहीं आता, ठीक है। आप ये नहीं कर देना है कि इस b का मैग्नीट्यूड का माइनस साइन बाहर आ गया और प्लस कर देगा। मैग्नीट्यूड के अंदर b का मैग्नीट्यूड, b की जगह क्या रिप्लेस किया आपने, b की जगह लिखा आपने -c, तो -c का मैग्नीट्यूड है c, ठीक है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री पार्ट है कि व्हेन डज द इनइक्वलिटी साइन अबव अप्लाई, मतलब यहाँ पे इक्वल कब होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चारों इनइक्वलिटी में इक्वल कब होगा। तो इक्वल आप ट्राई करें, इक्वल कब होगा, आइदर 0 डिग्री, दोनों वेक्टर a और b जो दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री पर वो इनइक्वलिटी प्रूव होगी या पर 180 डिग्री पर, ठीक है ना। तो एक एक को ट्राई करके देख सकते हैं आप लोग, आइदर 0 या 180 डिग्री पर वो इनइक्वलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 4.7 है, ये वेक्टर्स की ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है a + b + c + d = 0, यानी कि 4 वेक्टर्स आर देयर और उनका वेक्टर सम 0 है।
इसका मीनिंग ये है कि वो जो वेक्टर्स हैं उनको यदि ज्योमेट्रिकली देखते हैं अपन लोग तो उनसे मिलके बनने वाला उनको एक सेम ऑर्डर में पुट करते हैं अपन लोग, प्लेस करते हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो क्लोज क्वाड्रिलेटरल बनेगा। जहाँ से स्टार्ट हुआ है आप वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इनको प्लेस करते जाइए डायरेक्शन चेंज करे बगैर, तो एक क्लोज क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सेम ऑर्डर में लेते जा रहे हैं, एक क्लोज क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए बी सी डी, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो गया, यानी कि एक क्लोज क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्लोज पॉलीगन बन रहा है। इसका मतलब चारों का सम 0 है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडिविजुअली ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0, ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इनका वेक्टर सम 0 है, न कि ये इंडिविजुअली अलग अलग 0 है। सेकंड क्वेश्चन ये है, यहां से देखें a प्लस सी क्या आएगा, ये b और d को उधर ले जाओ, माइनस बी प्लस डी, यानी कि a और a प्लस सी का रिजल्टेंट, a प्लस सी का सम और b और d का सम दोनों इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों का क्या इक्वल है? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। a और a प्लस सी का मैग्नीट्यूड और b प्लस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस साइन बता रहा है, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसी को आप लोग ग्राफिकली देख सकते हो। ये वेक्टर ए बी सी डी यहाँ से उठा करके वहाँ रखे मैंने, ए और सी को ज्वाइन कर लिया ट्राइंगल लॉ से। ए प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा है? ए प्लस सी इक्वल टू ये ए प्लस सी आ रहा है, और डी प्लस बी का रिजल्टेंट आ रहा है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ये तो यहां भी दिख रहा है आपको, इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। ऑप्शन सी में ये आपको गिवन है, बी सी डी को उधर ले गया, तो इस वाली लाइन में क्या लिखा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी एंड डी। बी सी डी को ऐड करने से जो बन रहा है उसका नेगेटिव है कौन? ए। इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, किस किस के? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इन तीनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो सी वाला जो है वो करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी ये ए का वैल्यू कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, एक्चुअली ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट 4.7 डी ऑप्शन देखिए बच्चों, अपन लोग b प्लस सी को लेट कर लेते आर है। क्वेश्चन में b प्लस सी को कंबाइन करने के लिए बोला, अपन लोग एक बार उसको बोल देते आर। अब अपन लोग पूरे क्वेश्चन में b प्लस सी नाम ही नहीं लेंगे, अपन तो बोलेंगे आर, b प्लस सी की जगह आर। अभी इस लाइन में 3 वेक्टर्स हैं, a, r एंड d। इन तीनों का सम 0 है, का मतलब क्या होता है? इन तीनों को मिलाने से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इन तीनों को एक सेम ऑर्डर में लेते हैं तो एक क्लोज ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो पक्का ये तीनों ए, आर और बी, डी तीनों कोप्लेनर होंगे, ठीक है ना। ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमेशा कोप्लेनर होती हैं, ये जरूरी है। ये भी हो सकता है कि ए और डी कोलिनियर हों, तो इनको a प्लस डी प्लस आर, जहां से स्टार्ट हुआ लौट के वहीं आ गया, इनको तीनों का सम 0 होने के लिए अब r को भी कोलिनियर होना पड़ेगा। सपोज a और d सेम डायरेक्शन में है तो r इनके अपोजिट डायरेक्शन में तो होगा, लेकिन कोलिनियर होंगे, तीनों के तीनों सेम लाइन में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, करेक्ट है।